कि हास्ती हास्ती का मतलब होता है जो जल्दबाज हो, जल्दबाजी में फैसले करने वाला बंदा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपने देखी होगी जब वुड्स में उसने देखा था इन दोनों को, आर्थर और हैटी को देखा था, उस टाइम पे उसने फौरन से फैसला ले लिया था और आर्थर को भेज दिया था वहां से। उसने कहा था तुम उसको छोड़ दो और वहां से चले जाओ और अपने जहाँ पे तुम आर्मी में जिस जहाँ पे तुम जा रहे हो वहां पे चले जाओ, तुम वापस ना आना। ये उसका जल्दबाजी में जो लिया गया फैसला था वो था, जिसकी वजह से तीनों चारों लोगों को सफर करना पड़ा। इनटॉलरेंट एंड पोटेंशियली ह्यूमरलेस। ह्यूमरलेस यानी कि जिसमें कोई भी मजाक का या जोक वगैरह वाली या फन टाइप की कोई क्वालिटी ना हो। इनटॉलरेंट जो बर्दाश्त जिसके अंदर काम करे, ठीक है। It is because Adam has never been fully involved emotionally with either his father or anyone else. यानी कि ये जो इसके अंदर हार्शनेस थी, जो उसको जल्द गुस्सा आ जाता था, रिजिड था और इनटॉलरेंट था, ये सारी इसकी जो खामियां हैं उसके करैक्टर के अंदर, वो इस वजह से थी क्योंकि वो इमोशनली किसी भी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था। वो एक अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो स्ट्रिक्ट बंदा होता है ना वो अकेला रह जाता है। ये यही उसके साथ था कि वो इमोशनली किसी के साथ भी अटैच नहीं था। वो हैटी को भी पसंद करता था लेकिन फिर भी वो उसके अंदर वो इमोशनल जो सफरिंग, ये जो क्या नाम है, सॉरी, जो इमोशनल जो फीलिंग्स क्या होते हैं इसको नहीं पता था। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इस तरह से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी किसी के साथ भी, अपने फादर के साथ भी नहीं, ना भाई के साथ और ना ही किसी और के साथ। इस वजह से वो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज है ना, वो ये हामी सारी इस वजह से नजर आती थी। वो लोगों से ज्यादा मिलता नहीं था, लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करता। Therefore, he can neither feel their plight nor understand it. यानी वो ना तो किसी की जो ट्रबल्स हैं, फ्लाइट कहते हैं ट्रबल्स को, या किसी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ नहीं सकता था और ना ही महसूस कर सकता था। But it is necessary for his development and education that he should get his heart strength down to weak and caring। यानी कि उसके एजुकेशन और उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी था कि वो महाजी की महाजी किसका है ये नाम है जी, प्रोफाइल नेम किसका है ये? एनीवे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ईशा जीना थी आई गेस। सजीना, चलिए बता शायद बोलो। देंगे। His heartstrings, मैम। वालेकुम सलाम, शाजीना है। जी मैम, शबीना। ठीक है। अच्छा महा, आप आपकी प्रोफाइल नेम है, आपका प्रोफाइल नेम है। जी मैम, ये मेरी है आईडी। आयशा कैसी हैं आप? आयशा लगता है वो ज्वाइन करके सो नहीं जाता बंदा, वो वाला हाल है, हमेशा सोई रहती है। यस मैम, बाकी सब ऐसे ही होते हैं। क्लास में भी इसका ये हाल होता है, कोई जो है ना वो अता पता नहीं चलता। एनीवे, हिज हार्ट स्ट्रिंग्स बाउंड राउंड द वीक एंड एरिंग। एरिंग कहते हैं जो इंसान जब गिल्टी होता है ना, गिल्ट कहते हैं एरिंग, ठीक है, गिल्टी, गिल्टी फील करना। हिज हार्ट स्ट्रिंग्स बाउंड राउंड द वीक एंड एरिंग यानी कि उसको उसका जो दिल है, फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन और उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी था कि उसका दिल में उसका जो हार्ट स्ट्रिंग्स यानी कि उसकी जो दिल की तारे हैं, उस सेंस में है यहाँ पे इसका मतलब कि उसका जो दिल है वो एक इनफ्लेक्सिबल, अपने अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए और अपने जो गिल्ड है उसको और अपनी वीकनेस को रियलाइज करे, ये जरूरी था। So that he may share not only the outward, जी तो ये कुछ पूछना चाह रहा है? वो नो मैम, सलार रूम में आया था तो मैं उससे बात कर रही थी। अच्छा, so that he may share not only the outward consequence of their error but their inward suffering। यानी कि उसको अपना जो
दिल है वो इतना अपनी जो वीकनेसेस हैं और दूसरों को समझना चाहिए उसको, ताकि वो अपने सिर्फ आउटर वर्ड नहीं बल्कि उसके जो इनर वर्ड जो सफरिंग है उसको भी वो समझ सके, ठीक है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके, इसके लिए बहुत जरूरी था। बट इन द मैटर ऑफ हैप्पी, एडम हैज एन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विद हर, दिस रिलेशनशिप इज नॉट रैशनल, rather इट इज अ पैशन which overpowers him। यानी कि जो उसके इमोशंस थे, उसकी जो फीलिंग्स थी ना हैप्पी के लिए, वो कहा जाता है कि ये रिलेशनशिप एक रैशनल रिलेशनशिप नहीं था। रैशनल रिलेशनशिप कौन से होते हैं? रैशनल कहते हैं ना अक्लमंदी को। जी, तो रैशनल रिलेशनशिप वही हुआ ना, ये शादी करके एज अ हस्बैंड वाइफ रहे हैं, वो ऐसा रिलेशनशिप। नहीं नहीं नहीं, उस सेंस में नहीं है। रिलेशनशिप यहाँ पे ना जिस सेंस में बात की जा रही है ना, रिलेशनशिप वो जो जिस पर ये क्रिश्चियन लोग बिलीव करते हैं या जो वेस्टर्न कंट्री में रहने वाले बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है ना वो शादी से पहले वाला जो होता है ना, कोर्टशिप चलते हैं, उसको रिलेशनशिप कहते हैं ना वो। मैम अभी तो वहां पे अभी यूरोप में तो ये है ना कि 4-4 बच्चे भी हो जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है नहीं हमने नहीं साथ रहना, तो शादी की ऐसे ऐसे ये इवन हम मुस्लिम्स का भी वहां पे ये हाल है, लड़कियां जो है वो 2-2 4-4 बच्चे उनके हो गए, हाँ फिर कहते नहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो तुम जाओ चले जाओ यहाँ से। वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर चाचा बच्चा करके relationship वो कह रहे हैं कि उनका कोई आपस में कोई कमिटमेंट नहीं थी, उनके आपस में कोई कमिटमेंट नहीं थी, वो बस एडम के दिमाग में था कि मैं पसंद करता हूँ, हैप्पी का तो कोई सीन ही नहीं था उसके साथ, तो फिर सिर्फ वो कह रहे हैं कि वन साइडेड लव था उसका। वन साइडेड तो था, लेकिन ना उसके जो मैम रैशनल के लिए ना अगली तौर पे कोई अगर आप वो स्टक होगा, उसने अपने दिमाग में सोच रखा था। रिलेशनशिप वैल्यूज क्या होते हैं, किसी को पता है? सॉरी मैम, रिलेशनशिप वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज क्वेश्चन पूछते किसी हैं, रिलेशनशिप वैल्यूज वैसे क्या होती हैं? मैम किसी को रिश्ते को चलाने के लिए जो आप कंप्रोमाइजेस करते हैं या जो चीज डिमांड होती है कि आपने क्या चीजें करनी है जिसकी वजह से हाँ रिलेशनशिप चल सकता है। हाँ, सम टाइम समहाउ ऐसे ही है। रिलेशनशिप वैल्यूज वो होते हैं कि आप किन वैल्यूज की बेस पे अपना रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। यानी कि दो लोगों का जिस तरह से हैटी के साथ हैटी और आस्था का रिलेशनशिप था, अब उनके रिलेशनशिप वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी कि हमने, यानी कि आपने वॉइसली शादी करनी है, लेना है, आपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट अप मैटर करती है आपके रिलेशनशिप में, जो आपने सोच समझ के डिसीजन लेना, हर एक आपने एक दूसरे की इमोशंस को, फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना, ये होती है रिलेशनशिप वैल्यूज। और आपको ये भी पता हो कि आपका आगे फ्यूचर क्या है एक दूसरे के साथ और क्या नहीं है, यानी कि आपने हर एक चीज सोचनी थी। ये रिलेशनशिप वैल्यूज होती है कि आप हर लिहाज से अपने रिलेशनशिप को देख के उस लिहाज से चलते हैं। तो जब यहाँ पे बात हो रही है in the matter of happy, Adam has an emotional involvement with her, but this relationship is not rational। अब इनका रिलेशनशिप ये रैशनल इसलिए नहीं था क्योंकि एक तरफ तो ये वन साइडेड था, ठीक है, दूसरा ये कि वो इसके जो एडम था, ये इसको इमोशंस का, फीलिंग्स का कुछ अता पता नहीं था, जिंदगी का कुछ पता नहीं था, जिंदगी के लिहाज से उसको कोई नॉलेज नहीं था। इसके नजदीक वही सारा कुछ ठीक था जो वो खुद समझता था, जो अपनी आंखों से देख लेता था। तो वो दिस रिलेशनशिप नॉट रैशनल ये सेंस में है कि रैशनल नहीं था, ये सिर्फ इसका पैशन था कि मैं उसको, मुझे वो अच्छी लगती है और मैं उसको पाना चाहता हूँ, बस ये एक पैशन था, एक जज्बा था बस, ठीक है। rather it is a passion which overpowers him, जो उसको ओवर पावर होता है ना, कुछ चीज आपको कंट्रोल करती है, अपनी पावर से अपनी कंट्रोल करती है, ठीक है, तो एक पैशन था जो उसको कंट्रोल कर रहा था, शायद उसकी जिद थी या सम टाइम मे बी उसकी ब्यूटी को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। दैट इज व्हाई एडम्स हार्ट स्ट्रिंग्स आर बाउंड फास्ट टू हैटी, यानी कि उसकी हार्ट स्ट्रिंग्स जो हैं वो जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं हैटी की वजह, हैटी की तरफ, एंड इवन ही बिकम्स रेडी टू टॉलरेट हैटीज मॉरल स्लिप। यानी कि उसके मॉरल स्लिप का मतलब ये है कि जब आर्थर
के साथ उसने उसको देखा और आंखों को वहां से जाने का कहा। उसके बाद वो उसकी ये मॉरल स्लीप की थी ना कि वो उसको पसंद करता था लेकिन वो किसी और को पसंद करती थी, तो वो इस चीज को टॉलरेट करना के लिए एक्सेप्ट कर चुका था, अपने आप को रेडी कर चुका था इस चीज के लिए। लेकिन हुआ कुछ और, यानी कि वो उसको बाद में छोड़ के चली गई। Because of this emotional involvement and attachment, Adam suffers and learns how to share the suffering of others. फिर इस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यानी कि एक तरफ जब उसके साथ एंगेजमेंट होगी फिर उसके बाद हैटी उसको छोड़ के चली गई। उसके बाद का जो टाइम पीरियड हैटी को फेस करते हैं उसने देखा था, वो सारी इन्वॉल्वमेंट उसकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थी ना उसके अंदर, यानी कि उसने हर मोड पे हैटी के साथ वो खड़ा रहा, उसका साथ दिया। तो ये उसकी इन्वॉल्वमेंट थी कि वो इमोशनली अटैच हो गया उसके साथ। तो उसके बाद फिर उसने सीखा कि सफरिंग क्या होती है और सफरिंग शेयर करना क्या होता है, दूसरों के साथ दूसरों की सफरिंग शेयर करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या होता है। Again, when Hattie runs away from village to Arthur to avoid her approaching marriage with Adam, and still more, when Hattie is arrested for a child murder, he suffers from deep spiritual anguish. और ये सारी चीजें देखने के बाद वो एक deep spiritual एंगिश में जो है वो कह लें कि अपने आप को कह लें बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना, वो उसको उसने बहुत ज्यादा उसमें सफर किया था उसकी वजह से। एंग्विश का यहाँ पे क्या मीनिंग होगा? स्पिरिचुअल एंग्विश, दुख। एंग्विश नहीं नहीं, एंग्विश होता है कि आप किसी का डाउनफॉल जो होता है ना उसको कहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल डाउनफॉल हुआ उसका यहाँ पे, यानी कि आप रूह तक जब आपकी हो जाती है ना ब्रह्मी, उस सेंस में है। ठीक है, स्पिरिचुअल एंग्विश यानी इसका स्पिरिचुअल डाउनफॉल हुआ। बट हिज रिस्पॉन्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हैटी। तो इसका रिस्पॉन्स डिफरेंट था, यानी कि सफरिंग के बाद हैटी का रिस्पॉन्स अलग था, इसका अलग था। उसने क्या किया? शी सिंक्स इनटू पैसिविटी। शी सिंक होता है ना डूब जाना। डूब जाना किस चीज में। ठीक है, और पैसिविटी, पैसिविटी का मतलब दकियानुसी। नहीं नहीं, ऐसे into passivity, पैसिविटी कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, कि जो कुछ हो चुका वो हो चुका, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर हैपन। ठीक है, इसको कहते हैं। या एक इसका और मीनिंग है, आई थिंक ये जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, यानी कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है ना तो हम उससे से कुछ सीखते हैं ना, कोई लेसन लर्न करते हैं, या हम ये सोच लेते हैं जो कुछ हमारे साथ हो चुका हमने नहीं ऐसी करनी है गलती, तो वो या जो कुछ हो चुका वो हो चुका, अभी आगे क्या करना है हम ये सोचते हैं। लेकिन वो इस तरह से नहीं थी, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। हम कहते हैं गो विद द फ्लो। हाँ, किसको क्या कह रही है? गो विद द फ्लो। पैसिविटी का मीनिंग गो विद द फ्लो। मैं कह रही हूँ कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना गो विद द फ्लो। अच्छा अच्छा, जी जी यही है। शी थिंक्स इनटू पैसिविटी, यानी कि वो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? अपने आप को जो है ना वो उसने इतना अपने आप पे कहने कि जब आप कुछ सिंपथाइज करना शुरू कर देते हैं ना, अपने आप पे रहम खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी मैं बहुत ही बेचारी किस्म की हूँ इस तरह की समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसने भी ऐसा किया कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, और उसने ये नहीं सोचा कि जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, अब आगे क्या करना है। नहीं, वो इनएक्टिव थी, लेजी होकर बैठ गई थी, या दुखड़ा लेके बैठ गई थी अपना। एंड इनएक्शन, इनएक्शन यानी कि कुछ नहीं करना। बट एडम गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वायलेंट एक्शन टू सेट हर फ्री फ्रॉम इम्प्रिजमेंट। वो इसके जो है वो तो चुपचाप बैठ जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन एडम क्या करता है वो उसके अगेंस्ट आता है, और फिर इसका जो वायलेंट एक्शन है वो लेता है, यानी कि उसको वहां से निकालने की कोशिश करता है। Adam's extreme sufferings are indeed because of his immaturity. उसकी immaturity की वजह से भी इसकी sufferings उसको फेस करना पड़े। मिस्टर इरवाइन, इरवाइन कौन था? किसी को याद है? इरवाइन, who was इरवाइन?
इरवाइन वो था जो एक रेक्टर होता है। रेक्टर मैंने आपको बताया था ना, तो क्या कहते हैं, जो चर्च के अंदर जिनको चर्च के साथ ही उनको एक रेजिडेंस दिया जाता है, प्रीस्ट था। वहां पे उनको रखा जाता है और रेक्टर उसको कहते हैं। तो इरवाइन को जो है ना रेक्टर भी कहा जाता है और प्रीस्ट भी कहा जाता था। ठीक है, हाँ जी प्रीस्ट ही है, आप देख के बता रही हैं, मुझे पता है। देख के बताया। तो इसकी जो माँ थी वो एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी। ठीक है, माँ थी या पता नहीं वाइफ थी, जो भी थी। एनीवेज, मिस्टर इरवाइन वो प्रीस्ट था जिसके साथ मिस्टर जो क्या नाम है उसका इरवाइन जिसके साथ जो डीना मॉरिस आई थी इसके अंदर, आपके इस नॉवल के अंदर, जो एक मतलब रिलीजियस को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, तो वो मिस्टर इरवाइन के साथ मिलके चर्च की जो ड्यूटीज हैं वो संभालती थी। ठीक है, एंड बैटल मैसी कौन था या थी? जो लिखा है ये वो था जो जिसके पास एडम जाता था पढ़ने, तालीम हासिल करने। जी जी, लोकल स्कूल मास्टर था। और ये जो है ना एक बहुत ही हार्श टाइम का बंदा था, जो कि जो है ना वुमन के अगेंस्ट था। वुमन को वो समझता था कि औरत को जो है ना हाथ में लेके रखना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए, उस तरह का समझता था। लोकल स्कूल मास्टर था। Both sensible and mature men do whatever they can to help Adam in his distress. उसके डिप्रेशन में या उसकी परेशानी में जितना इन दोनों ने कर सकते थे उन्होंने इसको हेल्प आउट किया। दे फॉरबिड एडम फ्रॉम बीइंग वायलेंट एंड आल्सो फ्रॉम टेकिंग रिवेंज ऑन आर्थर। उसने उनको आर्थर को जो है दोनों ने मना किया कि तुम वायलेंट ना हो और ना ही तुम उससे रिवेंज लो, बल्कि तुम साबित कदम रहो। ठीक है, Irvine uses the power of reason and argues that quarreling with Arthur will not help Hattie, rather mere violence will lead only to another crime. Mere violence, mere होता है सिर्फ जिसको महज, इसका मतलब यह है उर्दू में महज। तो उसने इसको कहा है कि तुम बजाय इसकी हेल्प करने के तुम इस तरह की वायलेंस मत लाओ जिसके बाद दोनों को क्राइम जो है ना वो कमिट करना पड़ जाए। ठीक है, एडम partially agrees but full acceptance is brought about by बाटल बैटल मैसी। यानी इसमें वो कन्विंस तो हो गया इरवाइन से, लेकिन जो फुली एक्सेप्टेंस थी उसको सिचुएशन की वो उसकी वजह से उसको मिली, बैटल मैसी की सपोर्ट की वजह से मिली। हु कंसोल्स हिम नाउ एट लास्ट। ठीक है, कंसोल करना किसको, किसी को कंफर्ट फील कराना। ठीक है, नाउ एट लास्ट एडम comprehends, ये नॉवल के अंदर का टेक्स्ट है, comprehends the necessity for compassion and forgiveness in life। यानी कि एडम की जो जरूरत थी, कंपैशन क्या होता है, पिटीनेस या सिंपैथी। जस्ट यानी कि उसकी जिंदगी में अपने जिंदगी के लिहाज से जो नॉलेज है उसको वो सीखने के लिए क्या जरूरत है कि वो पिटी और ये फॉरगिवनेस क्या है उसकी जिंदगी में सीखना जरूरी था। एंड thereby learns what जॉर्ज एलियट calls on awakening to full consciousness। और इसी को वो क्या कहती है, जॉर्ज एलियट, कि आप गफलत से जाग के जब कॉन्शियसनेस की तरफ आते हैं और कॉन्शियसनेस से ये सब कॉन्शियस की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस क्या होता है, ये इसकी खिचड़ी आपको मिलेगी मॉडर्न नॉवल के अंदर पार्ट 2 में जब आप जाएंगे तो। ठीक है, और बहुत ही मतलब आप मक्के कहेंगे कि खिचड़ी ही है। ठीक है, बहुत ही मतलब ये मैं आपको जो अभी कह रही हूँ ना कि आप टाइम के साथ जो आपको टिप्स मैं देती रहती हूँ, चीजें बताती रहती हूँ छोटी छोटी, कि आप नेक्स्ट ईयर ये पढ़ेंगे। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, इससे अगर आप ग्रिप ले लेते हो ना, अभी आपको जो मैं टिप्स बीच में देती रहती हूँ, अगर आप उस पर ग्रिप ले लो ना, आपने वो लर्न कर लो, ठीक है, याद रख लो, तो आपको पार्ट 2 में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अदरवाइज आपने जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाना है, आपको चीजें कैसे मैनेज करनी है समझ नहीं आना आपको, क्योंकि एक स्टेप आगे है। पार्ट 2 जो है ना आपका इतना सिंपल नहीं है जितना पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में आप ये जो कॉन्शियसनेस पढ़ोगे ना, आप सब कॉन्शियसनेस पढ़ोगे, फिर कॉन्शियसनेस पढ़ोगे, तो ये चीजें थोड़ी सी जो है ना वो अपर लेवल की हैं। तो अभी से अपने आप को ना एक अपना टाइम टेबल सेट कर लो।
After this development and learning, Adam's decision to stand by Hattie is his expression of his old love for her as well as of his new willingness to share the suffering of others in life. यानी कि उसने जो हैटी को सपोर्ट किया मॉरली और इमोशनली उसकी वजह ये थी कि उसकी डेवलपमेंट हो चुकी थी और एक तरह से वो उसकी ऑब्वियसली और लव था इस वजह से भी और दूसरी तरफ वो दूसरों की सफरिंग्स को समझना शुरू कर दिया था और शेयर करना शुरू कर दिया था इस वजह से उसने उसको जो है वो सपोर्ट किया था इट लेट्स हिम टू फॉरगिव आर्थर उसने फिर आर्थर को माफ कर दिया था एंड मेक्स हिम कैपेबल ऑफ अ न्यू सॉर्ट ऑफ लव he realizes the truth that love does not exist without sympathy sympathy does not exist without suffering in common उसे सीख लिया कि जो है मोहब्बत में मोहब्बत की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती अगर उसमें सिंपैथी या इमोशंस ना हो और सिंपैथी एग्जिस्ट नहीं करती जब इंसान के अंदर सफरिंग ना हो या सफरिंग को आप अंडरस्टैंड ना कर पाए ठीक है So this was all about the character of Adam Wade. ठीक है इस तरह से इसकी डेवलपमेंट थी ये ईच एंड एवरीथिंग आप पेपर के अंदर इसी तरह से डिस्कस करेंगे ठीक है नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑर्थर डॉनिसन का शॉर्ट ही इसको करेंगे ज्यादा इसमें इसका और ऑलमोस्ट एडम का हमने कर लिया है तो इसका आपको इजली समझ भी आ जाएगा और इतना डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका उसमें भी रिपीट उस वाला भी रिपीट होगा इसमें जो आपने एडम के कैरेक्टर में भी पढ़ा ओके ऊपर स्टेटमेंट देखिए बीइंग सुपीरियर टू हेडी सॉरल बोथ इन इयर्स यानी कि वो एज में उससे बड़ा था एंड इन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड और उसके जो वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस थे वो भी उससे ज्यादा थे also his responsibility is much greater for the suffering and tragedy of your head इस तरह से स्टेटमेंट आती है ठीक है इस लिहाज से भी आपने कैरेक्टर को देखना होता है कैरेक्टर को आपने जब इस तरह का आए ना अब ऑब्वियसली ये कैरेक्टर एनालिसिस ही है लेकिन कैरेक्टर एनालिसिस को भी आपने स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए अटेंड करना होता है ठीक है George Eliot believed that man is a mixture of good and bad, virtue and therefore her novels lack depraved villains. जॉर्ज एलियट बिलीव करती है कि जो मैन है वो किसका मिक्सचर है गुड और बैड का और virtue एंड वाइस का यानी कि मॉरल और इमोरल एक्ट का वाइस इमोरल को कहते हैं therefore her novels lack depraved villains. depraved जो corrupt टाइप के होते हैं even her bad characters have some traits of morality in them यानी कि उसमें जो जितने भी बैड कैरेक्टर्स उसने नॉवल के अंदर ऐड किए हैं तो उसमें भी आपको मोरालिटी के ट्रेट्स नजर आते हैं मॉरल कम नजर आएंगे Arthur Donison is a conventional novel, may be called a villain, but George Eliot brings out some good points of his character which make it difficult to consider him a thorough going villain. यानी कि अगर उसके अंदर उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट ना होती इस नॉवल के अंदर तो फिर हम उसको कहते हैं कि एक विलन है नॉवल का ठीक है लेकिन जॉर्ज एलियट ने उसके अंदर कुछ अच्छे पॉइंट भी डाले और कुछ बुरे पॉइंट भी डाले एट द एंड ऑफ नॉवल उसकी डेवलपमेंट भी हमें दिखाई थ्रू द नॉवल इस तरह से हम उसको एक थॉरो गोइंग विलेन नहीं कह सकते लाइक एलेक इन केस ऑफ एविडेंस कि यहाँ पे इसके जो है ना वो रेफरेंस है आई थिंक ये थॉमस हार्डी का नॉवल है जिसका रेफरेंस आया है यस ये थॉमस हार्डी का नॉवल है और इसका रेफरेंस आपने इस तरह से नहीं देना आप इसका रेफरेंस नहीं दे सकते ठीक है इसको स्किप कर दें इसको क्रॉस कर दें अभी लाइक एलिक इन टेस्ट ऑफ वी विल जाना सारे को ये इतना लाइक यहाँ पे ना ये जो लिखा है सारा इसके बारे में ये क्रॉस कर दें थॉरो गोइंग विलेन यहाँ तक और फुल स्टॉप लगा दें He is an attractive young man of 20 years. He is the grandson of the old Squire Donison and heir to the state. जो वहां का जो गीतदार था स्क्वायर उसका ये जो है वो ग्रैंडसन था और हेयर टू द स्टेट हेयर किसको कहते हैं वारिस को वारिस होता है मैम वारिस 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 रिस्क भी कहते हैं और जो ना स्पेसिफिकली यूज किया जाता है जो लैंडलॉर्ड या किसी जागीरदार का बेटा हो यस मैम ये हिस्ट्री में पढ़ाया है मैंने हायर ही इज काइंड एंड सिंपैथेटिक टू हिज टेनेंट्स यानी कि टेनेंट्स कौन होते हैं किराएदार ठीक है यानी कि जो प्रॉपर्टी रेंटेड होते हैं ना जो उनकी यानी इसके जो
बाप दादा जो भी थे, उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दी हुई थी ना, उनके जो जितने भी टेनेंट्स थे, किराएदार थे, एंड इन रिटर्न दे यूलोजाइज हिम एज ए फ्यूचर बेनिफैक्टर। वो एक काइंड और सिंपैथेटिक था अपने टेनेंट्स के साथ भी, ठीक है। और फिर रिटर्न में उसको क्या मिला, यूलोजाइज हिम एज देयर फ्यूचर बेनिफैक्टर, उसको अपना फ्यूचर बेनिफैक्टर वो समझने लग गए थे वो सारे लोग, ठीक है। यूलोजाइज होता है किसी चीज को, आप यूलोजाइज को तो पहले स्पेलिंग ठीक कर लें आप, इसकी जगह जेड आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी चीज को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं जब, ठीक है, यानी एग्जैजरेट करना। बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं जब, ठीक है। His only fault is that he possesses aesthetic sense and is enamored by Hattie's beauty. उसकी उसका फॉल्ट क्या था उसकी जिंदगी में कि वो ज्यादा पोजेस करने लग गया था। एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक किसको कहते हैं? मैम ये जो ज़ाहिरी खूबसूरती, हाँ जी, एस्थेटिक सेंस, एंड इज enamored ब्यूटिफिकेशन। के, हाँ जी, वो जो हैटी की ब्यूटी से enamored कहेंगे यहाँ पे, जो आपकी डिजायर होती है, किसी को ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आप उसको पाने की ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। He tries to disentangle himself from her beautiful locks, but he fails to withstand the temptation. वो उसके ब्यूटीफुल लॉक्स, लॉक्स क्या होते हैं? वेव ऑफ द लॉक नहीं पढ़ा? मैम लट्टे, बालों के लट्टे, वो जो उलझाव होते हैं, जो कर्ज होते He tries to disentangle himself. मेरी आवाज नहीं आ रही। डिसएंटेंगल का मतलब है रिमूव करना जी, अभी आई है हमें। मैम क्या मीनिंग है इसका? मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। डिसएंटेंगल का मतलब है रिमूव करना। रिमूव, रिमूव करना या अपने आप को कंट्रोल में रखना। किसी को हम कहते हैं ना कि उसकी ब्यूटी से हमने अट्रैक्ट नहीं होना या इस तरह से, तो वो क्या कहता था कि he tries to disentangle himself from her beautiful locks। उसकी जो लता थी खूबसूरत किस्म की, उसे उसने कोशिश की थी कि मैं इनकी तरफ इन्वॉल्व ना हूँ, अट्रैक्ट ना हूँ, लेकिन ऐसा ना हुआ, बट फेल टू विथस्टैंड द टेम्पटेशन। वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सका, अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सका, ठीक है। टेम्पटेशन डिजायर को कहते हैं, ठीक है। विद स्टैंड यानी कि आप अपनी डिजायर के अगेंस्ट जब खड़े होते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं, स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं। In fact, Arthur Donington is a complex personality. On the one hand, he established discrete sexual relationship with Hattie, and on the other hand, he embodies the hopes of his tenants for a prosperous future. एक तरफ वो कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी वो होती है जिसकी कोई समझ ना आए, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बंदा, ठीक है। तो वो एक तरफ वो क्या कर रहा है कि वो अपना जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो डेवलप कर रहा है हैटी के साथ, दूसरी तरफ वो जो अपना टेनेंट्स के सामने जो उसका एक अपनी रेपुटेशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बॉडी होता है एक्सप्रेस करना, ठीक है, यानी कि वो अपने लोगों को होप दिला रहा था कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, फ्यूचर बनाऊंगा आपका, इस तरह से। He thinks that he is nothing if he is not good natured man। वो कहता है कि अगर वो अच्छे नेचर का इंसान नहीं है ना, तो फिर वो अच्छा ही है ही नहीं उसमें, और फिर वो कुछ नहीं है। He likes the power of being a patronage। पैट्रोनेज किसको कहेंगे? पैट्रोनेज, पैट्रोन से पैट्रोनेज है। पैट्रोन वो होता है जो जना जिसकी वजह से लाइक जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है, या किसी की कोई ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह की कोई तंजीम है ना, वो शुरू करता है, खुद चला रहा होता है, उसको पैट्रोन कहते हैं, ठीक है। तो पैट्रोनेज उसको कहेंगे जो एक सपोर्ट मिलती है। पैट्रोन जो है ना अपनी सपोर्ट देता है अपने टेनेंट्स को या अपने लोगों को, वो उसकी पैट्रोनेज होती है, ठीक है। ही लाइक्स द पावर ऑफ बीइंग अ पैट्रोनेज। वो ये पावर पसंद करता था कि वो लोग उसके पास सपोर्ट के लिए आए, वो लोगों को सपोर्ट करे। पैट्रोनेज यानी कि आप सपोर्ट करते हैं, बीइंग अ पैट्रन आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सपोर्ट, वो ठीक है। His tenants have endured the land square for a long time, नहीं,
but now they look upon him as a symbol of a better future to their community as he is genial and candid. अब एक जो उसके टेनेंट्स थे हैव एंड्योर्ड द लैंडलॉर्डिज्म ऑफ द ओल्ड स्क्वायर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके जो बाप दादा का जो एक टाइम पीरियड उनके साथ चलता आ रहा था उसको वो पहले टेनेंट्स के साथ चलता रहा, फिर अब क्या था, नाउ दे लुक अपॉन हिम एज अ सिंबल, अब वो उसकी तरफ देख रहे थे कि अब ये हमारा फ्यूचर होगा, हम इसकी तरफ जो है वो रिव्यू करेंगे, हमें जो भी प्रॉब्लम होंगी ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो ये उसका एक तरफ सिलसिला चल रहा था अपने लोगों की तरफ, लोगों के साथ, और दूसरा उसका जो चल रहा था वो हैटी के साथ, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन जो है ना वो खराब हो गई थी। जनरल एयर कैंडिड कैंडिड कहते हैं, जनरल फ्रेंडलीनेस को कहते हैं, और कैंडिड होगा जो आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज्यादा जो खुल के बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंडली बोलना, ठीक है। As we see that author is so pleased with the approbation of his tenants that he announces his intention to promote the best among them, Adam, to the position of the superintendent of the works of the Donathan Chase. वो उसने कुछ पोजीशन जो हैं वो अनाउंस की थी अपने टेनेंट्स के अमंग, और उसने कहा था कि इसमें जो भी अपने लिहाज से लाइक कोई भी आप प्रमोट होना चाहते हैं या इसके लिए कोई जिस पोजीशन के लिए कोई काम करना चाहता है वो हाथ उठा सकता है या आगे आ सकता है। तो जो एडम था उसने पोजीशन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द वुड्स ऑफ द जॉनसन चेज, उसने जॉनसन ऑथर जॉनसन को चेज करने के लिए ये वुड्स की जो सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है ये इसने पोस्ट लेने की कोशिश की थी। If we observe his personality, author was impulsive but generous. He was both impressionable as well as frank. यहाँ पे इतना रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। Along with being impulsive, author was also a weak moral fiber. ये उसकी जो moral weakness थी हमें ऑलरेडी पहले मैंने आपको बताया था, तो हमने moral visions और moral conflict वाला पढ़ा था ना उसमें। For many times he proved to be inconsistent without fully realizing his fault. Through the character of author, Eliot wants to make us understand how man gradually falls into the habits of deception. यानी कि इसके करते के थ्रू उसने इलियट ने ये दिखाने की कोशिश किया है कि हर इंसान जो है वो कैसे ग्रेजुअली अपने जो डिसेप्शन को कहेंगे, हैबिट्स ऑफ डिसेप्शन, यानी कि अपने किसी को चीट करना या फ्रॉड करना, किस तरह से दूसरों को जब आप चीट करते हैं या फ्रॉड करते हैं तो आप कैसे अपनी जान में जब वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म का हेडी को इसने चीट ही किया था, ठीक है, फ्रॉड ही किया था उसके बाद, बोथ ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ अदर्स, एंड वी आर मेड टू सी हाउ इजीली एन एमिएबल कैरेक्टर कैन डिटेरियोरेट व्हेन ही बिकम अ स्लेव ऑफ हिज डिजायर्स। यानी कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है तो फिर इसके साथ जिंदगी में क्या होता है। तो उसने एक तरफ मेंटेन रखा, अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखी लोगों की नजरों में, उनको पोस्ट देकर उनके साथ अच्छे बिहेवियर से, और दूसरी तरफ उसने चीट किया एडी को, तो इसकी वजह से ये एक कह लें कि मुनाफिक टाइप का एक उसका आ जाता है, ठीक है। ये जो आप आ रहे हैं ना हैबिट ऑफ डिसेप्शन, ये चीट करना ही हो गया ना कि लोगों को भी चीट किया एक तरफ उसको भी चीट किया, तो अपने ही जो है वो गलतियों की वजह से वो उसकी रेपुटेशन जो है वो गिर गई, खराब हो गई लोगों की नजरों में। ओके, नीचे से मैं रीड आउट कर रही हूँ थोड़ा सा, जो वाला इजी है। The last paragraph. हाँ ये लास्ट पैराग्राफ है। Initially we want to assert, जी यहाँ से बट अर्थर नोज इस पेज पे 98 पे ये पेज 90 या 99 पेज पे, एक सेकंड, हाँ जी 98 पेज पे है अभी, ओके 98 पेज पे सेकंड पैराग्राफ है। यहाँ से स्टार्ट करिए मैं, ओके स्टार्ट में जो दिया ना पैराग्राफ थोड़ा सा वो इजी है सारा का सारा। ओके Author is now compelled to review his action and realizing that यानी कि उसका जो सारी अपनी जो अपनी मिस्टेक्स हैं उसको पता चलने के बाद, हैटी को सफर करते हुए देखने के बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने एक्शंस क्या किए थे, क्या मैंने गलती की।
उसको रिव्यू होता है दैट ही हैज वायलेटेड द राइट ऑफ अनदर इंडिविजुअल, यानी कि उसने किसी दूसरे का राइट जो है वो वायलेट कर दिया है अपनी वजह से, अपनी मिस्टेक की वजह से. ऑफ कोर्स ही हैज बीन अनअवेयर ऑफ एडम्स लव फॉर नथिंग बट ही हैज बिट्रेड द प्रिंसिपल ऑफ हिज सोशल स्टेटस. उसने अपने सोशल स्टेटस मेंटेन रखने के लिए जो जिस तरह से लोगों को बिट्रे किया, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, ये उसके जो है ना वो अपने मिस्टेक्स थे. But because flirting with Hattie was a very different affair from flirting with a pretty girl of his own